फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा हरियाणा में एक पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है प्राइमरी टीचर की, जिसमें उसके सिलेबस में हिंदी है। और आज हम लोग हिंदी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो हरियाणा पीआरटी की वैकेंसी में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, इसका सिलेबस तो सीटेट की तरह है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न सीटेट की तरह नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग हरियाणा पीआरटी की वैकेंसी जो हिंदी सिलेबस है उससे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या आप तैरना जानते हैं? क्या आप तैरना जानते हैं? तो ये किस प्रकार का वाक्य है, बताइए आप लोग। क्या आप तैरना जानते हैं? तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लग गया तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिपाई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिपाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे संदेह और भ्रांतिमान में। तो देखिए, इसका आंसर होगा संदेह अलंकार। और संदेह और भ्रांतिमान में अंतर क्या है? तो संदेह मतलब हम किसी चीज़ पे केवल और केवल संदेह कर पाते हैं, शक कर पाते हैं, निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो भ्रांतिमान अलंकार होता है वो हम भ्रांति मन में गलत भ्रांतियाँ बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने रस्सी देख लिया तो रस्सी को साफ समझ के डर जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे। तो इसे मतलब एक निर्णय तक पहुंच गए, चाहे भले का वो गलत है, तो इसे भ्रांतिमान कहते हैं। और जो संदेह अलंकार होता है उसमें जैसे देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, आप लोग केवल संदेह कर रहे हैं, उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये होता है संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में डिफरेंट। और इसका आंसर ख नंबर संदेह अलंकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, छंद के हर पंक्ति को चरण या क्या कहते हैं? चरण और गढ़ कहते हैं, पाद कहते हैं, गति कहते हैं या फिर यति कहते हैं? तो पाद कहते हैं। छंद के हर पंक्ति या चरण को चरण या पाद कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद में यति कहाँ होता है? यति मीन्स विराम। ठीक है दोस्तों, मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो दोहा छंद में यति कहाँ होता है? यति मीन्स विराम। बताइए आप लोग, दोहा छंद में यति कहाँ होता है? तो वो होता है चरण के अंत में। फिर अगला क्वेश्चन है, छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो 4 वर्डों के समूह को, 2 वर्डों के समूह को, 3 वर्डों के समूह को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 3 वर्डों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ का वीडियो हम पूरा डिटेल में डालेंगे, आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। देखिए, जैसे कि गढ़ 3 वर्डों का समूह होता है, जैसे कि तगड़, मगड़, इसी तरह करके 3 वर्डों का समूह होता है। ये 4 वर्डों का समूह नहीं होता, केवल और केवल 3 वर्डों का समूह होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, छप्पन किन 2 छंदों का मिश्रण है? छप्पन किन 2 छंदों का मिश्रण है? दोहा और सोरठा का, रोला और उलाला का, दोहा और रोला का, कुंडलिया और दोहा का? तो ये छप्पन रोला और उलाला का मिश्रण है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के कौन से 2 प्रकार होते हैं? संयोग और वियोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? इसको भी इम्पॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है।
किस रस में सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? बताइए, आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये श्रृंगार रस। फिर अगला अगला क्वेश्चन है, अद्वितीय अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में कौन सा समास है? तो देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, आई श्योर। आप लोग लगाएंगे अव्यय भाव, लेकिन नहीं, ये अव्यय भाव नहीं होगा, ये बहुव्रीहि होगा। कैसे? कैसे? देखिए, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात निराला। उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पुष्प, कोई दूसरा चीज नहीं है, अर्थात वो निराला है। तो देखिए, बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या है? जिसमें ना कि पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान, तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। तो जैसे कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात निराला, यानी तीसरा पद निकल के आया, तो इसको बहुव्रीहि समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, रसोई घर में कौन सा समास है? तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो इसका समास तो के लिए, देखिए कारक चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करर्थ से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, इसी तरह ये कारक चिन्ह होते हैं। आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, इसमें कौन सा, जब कारक चिन्ह आते हैं तो कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि समास के कुछ गिने चुने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो फिर आपको ये ज़्यादा परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। जैसे कि पीताम्बर, अब बताइए पीताम्बर कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कैसे? पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, यहाँ अंबर का अर्थ हुआ वस्त्र। पीला है जिसका अंबर, जब हम समास विग्रह करेंगे, तो पीला है जिसका अंबर, यानी पीला वस्त्र कौन पहनता है? तो कृष्ण जी। पीला वस्त्र सब लोग पहनते हैं, लेकिन फेमस कौन है? कृष्ण जी। तो यानी कृष्ण जी तीसरा पद हुए, और तीसरा पद प्रधान है बहुव्रीहि समास में, तो इसमें बहुव्रीहि इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? देखिए, ये भी एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अब द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद समूह का बोध करता है। तो देखिए, पहला पद नौ और नौ और नौ रत्न क्या कर रहा है? एक समूह का बोध कर रहा है, कोई चीज है वो नौ है, नौ रत्न है, तो यानी ये संख्यावाचक है नौ, तो ये द्विगु समास हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, चौमुखा शब्द में कौन सा समास है? अब बताइए, अभी हम आप लोग को तुरंत बताएं, संख्यावाचक समास जो होता है वो द्विगु समास होता है। तो इसमें चौमुखा यानी चार मुख वाला, तो देखिए ये संख्या संख्या बाहर निकल के आ रहा है ना, चार चार, तो यानी ये कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। फिर अगला अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल किस समास का? अव्ययी भाव समास का। ये अव्ययी भाव समास में देखिए दो चार एग्जाम्पल हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, जैसे कि यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, इसी तरह से दो चार और भी एग्जाम्पल हैं जो कि अव्ययी भाव समास में पूछता है। तो ये अव्ययी भाव समास का ये फेवरेट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग अव्ययी भाव समास में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो देखिए, सुख दुख ये एक दूसरे का विलोम है, और जिसमें एक दूसरे का विलोम होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, छोटा बड़ा, सुख दुख, रोना हंसना, और जिसमें योजक चिन्ह लगा हो बीच में, तो कौन सा समास होता है? तो वो द्वंद्व समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, ये निकलती है, से का कारक क्या है? मतलब बताइए, से का क्या कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, प्रधान कारक है। तो जब गंगा हिमालय से निकलती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से
अपादान से अलग होने के संबंध में, अपादान से अलग होने के संबंध में। तो जो ये से है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, मतलब वहाँ से निकल रही है, तो इसे अपादान कारक हो जाएगा। ये भी अपादान कारक एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत ही बार, और ज़्यादातर एग्जाम्पल क्या देता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो किस पूछता है, पेड़ से एग्जाम्पल दे देगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये कौन सा कारक है, तो ये अपादान कारक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य पहचानिए। निम्न वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य पहचानिए, बताइए आप लोग। माँ अपने बच्चों को मारती है, जी नहीं, इसमें नहीं संबंध कारक दिख रहा है। राम ने रावण को मारा, कर्ता, इसमें कर्ता कारक दिख रहा है, कर्ता ने, तो इसमें ये भी नहीं है। सीता का कुत्ता, देखिए, का की के ना निने रा री रे, सीता का कुत्ता, यानी ये संबंध कारक इसमें साफ साफ झलक रहा है, तो इसका आंसर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भुजा का बहुवचन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे बहुवचन पूछ देता है शब्दों का और आप लोग नहीं जान पाते हो, गलत करके आ जाते हो। तो इसका भुजा का बहुवचन क्या होगा, भुजाओं होगा, भुजा भुजा होगा, बहुभुजा होगा, या फिर भुजाएं होगा। बताइए आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होगा भुजाएं। फिर अगला क्वेश्चन है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। अभी अभी बताए हैं कि बहुवचन ए की मात्रा जिस पे लगी होती है, लुटियाँ, हाँ, तो देखिए, लोटे, जी नहीं, लुटियाँ, जी नहीं, लुटिया ये होगा, लुटियाँ, ये चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जिस पे लगा हो वही इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से नेता का स्त्रीलिंग बताइए, बताइए आप लोग, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेताओं होगा, जी नहीं, नेतृत्व होगा, जी नहीं, नेतानी होगा, जी नहीं, इसका आंसर नेत्री होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, बताइए। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द हमको छांटना है, तो इसमें से कौन है, देखिए, तपस्विनी, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तपस्वी, इसका पुल्लिंग तपस्वी होगा। तेजस्वी, हंसिनी, इसका पुल्लिंग हंस होगा। और परोपकारिणी, इसका पुल्लिंग होगा परोपकार। तो बचा कौन, तेजस्वी, यही इसका इस वाक्य में पुल्लिंग पूछा है, तो यही पुल्लिंग है तेजस्वी, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग तेजस्विनी होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, क्रिया की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, धातु से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तुलना के आधार पर, जैसे विशेषण में तुलना, आप कैसे तुलना करते हैं, तो मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे गोरा हूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ, मैं तुमसे सुंदर हूँ, तो इस देखिए, तुलना, एक दूसरे से कंपेरिजन किया जा रहा है ना, तुलना किया जा रहा है ना, तो तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए आप लोग। तो तुलना के आधार पर इसकी अवस्थाएं 3 होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है, बताइए। मोह शब्द में कौन सा विशेषण छुपा हुआ है, तो मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण छुपा हुआ है, क्योंकि मोह मतलब गुण बता रहा है, उसके प्रति मोह है, उसको गुण बता रहा है, उसका गुण झलक रहा है उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति की पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो सर्वनामी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, या फिर सार्वजनिक विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है। इसमें अगर 5 ऑप्शन है तो इसमें से लगेगा इनमें से कोई नहीं, और नहीं तो ये होगा गुणवाचक विशेषण, ये है, क्योंकि इसमें योग्य व्यक्ति में उसका गुण झलक रहा है, तो इसमें अगर गुणवाचक विशेषण है तो आंसर वही सही होगा, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? बताइए, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर प्रविशेषण है, प्रतिविशेषण है? बताइए आप लोग। 27 का आंसर। 5 सेकंड का आप लोग टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर होगा विशेषण। उन्नत इसमें विशेषण, उसका उन्नत यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। फिर अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। देखिए, अपने आप, जहाँ अपने आप लग गया यानी वो खुद कर ले रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। केवल आपको क्वेश्चन समझना है, आंसर अपने आप हो जाएगा। बस समझिए, देखिए वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो ये निजवाचक विशेषण है क्योंकि वो उसमें अपनापन झलक रहा है। फिर है अगला क्वेश्चन, सर्वनाम कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मेरे चैनल पे सर्वनाम का फुल वीडियो पड़ा हुआ है। अगर किसी को भी सर्वनाम में कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो देख सकता है, बहुत ही हेल्प करेगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किसी प्रकार का सर्वनाम है। अब देखिए, कोई तो ये निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, यानी ये अनिश्चित है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन है इसमें? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन कुछ गलत दे दिया है। इसमें देखिए, पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है, कर्मचारी भी जातिवाचक संज्ञा है, तो ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आप लोग लगाएंगे कैसे? तो जो ऑप्शन में पहले दिया रहता है उसी को लगा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये तो अब ऑप्शन गलत दिया है तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो आप लोग इसी तरह जो ऑप्शन पहले दिया रहेगा वो लगा दीजिएगा। ज़्यादातर पहला ऑप्शन ही सही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। रमेश एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। अब बताइए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? परिश्रमी है, ईमानदार है, बालक है या फिर रमेश है? तो रमेश की बात की जा रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इन नहीं को ध्यान देखिएगा, बहुत नहीं नहीं को ना देखने की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ये नहीं ध्यान में देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चोर है जो छुप के बैठा रहता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? दहला, डोंगर, गजमार या फिर समारोह? देखिए, ये पूर्वी हिंदी है, पूर्वी भाषा की हिंदी है, तो आप लोग बताइए इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो इनमें से होगा डोंगर। ख, डोंगर मीन्स क्या होता है? पर्वत या टीला, पर्वत या टीला। डोंगर मीन्स पर्वत या टीला, ये पूर्वी हिंदी का भाषा है, तो पूर्वी हिंदी के शब्द हैं, तो इसका आंसर होगा डोंगर। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए, विसर्ग, सबसे पहले आप विसर्ग को समझ लीजिए, किस तरह आप विसर्ग को पहचानेंगे। इस जो डबल बिंदी होता है इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, और विसर्ग जब हम कोई संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग के जगह पर र हो जाता है। तो देखिए, ये नहीं होगा, जगदीश नहीं होगा, महिषा नहीं होगा, दिग्गज नहीं होगा, निरंतर होगा। निरंतर ही विसर्ग संधि होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे निरंतर का, तो होगा नि धन अंतर, नि धन अंतर। तो ये निरंतर हो गया, तो ये जब विसर्ग हो गया, और जब इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो निरंतर लिखेंगे इस तरह से, तो ये जब विसर्ग लगा तो ये विसर्ग संधि हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है संधि विच्छेद में। ये रमेश, महेश, इसी तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। कुछ एग्जाम्स अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिम धन आलय।
फिर अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन? तत् धन पुरुष, तद धन पुरुष, तत्ते जमा पुरुष या फिर तदा जमा पुरुष? बताइए आप लोग कौन सा है इसमें से? तो इसका होगा तद जमा पुरुष। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? अभी अभी हम आप लोग को बताए हैं जस्ट संधि की परिभाषा, तो बताइए क्या बताए हैं? तो विसर्ग संधि है। कैसे? निर्गुण, हम निर को छोड़ देते हैं, पहले गुण लिख लेते हैं। फिर बचा क्या? तो नीर बचा। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसको लिखेंगे नी है, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे इस तरह से तो ये विसर्ग हट के र बन जाएगा, यानी ये इधर आ गया, इस तरह से हो गया। समझ में आया? तो इसमें विसर्ग संधि हुआ। आई होप आप लोग को ये संधि विसर्ग संधि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जिसको विसर्ग संधि में कन्फ्यूजन होगा, आज इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, फिर व्यंजन संधि है, फिर यण संधि है? बताइए आप लोग। तो इसमें यण संधि है। फिर अगला क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन और विसर्ग संधि। फिर अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसको हम मूर्धन्य? देखिए सारे व्यंजन आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण स्थान बहुत बार पूछता है। तो आप लोग बताइए कौन सा व्यंजन हम मूर्धा से बोलते हैं? तो आप देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं जिसमें हर में 5-5 वर्ड होते हैं। और इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं, ये 25 स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है। और पूछा इसमें से मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष तीनों कौन सा होता है? तो देखिए आप लोग एक ट्रिक बता दे रहे हैं, और ट्रिक से अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। के टी यम डी ओ। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, यम से हो गया मूर्धा, डी से हो गया दंत और ओ से हो गया ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से, कौन सा वर्ग कहाँ से उसका उच्चारण होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ट ठ ड ढ अड़, तो देखिए ठ दिया है ना, यानी ये ही मूर्धा है। तो जब मूर्धन्य हमको मिल गया तो समझ लीजिए ये महाप्राण है और ये अघोष भी है। अब अघोष और संघोष क्या होता है? तो अघोष देखिए जिसको बोलने में ज़्यादा, मुंह से ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा हवा निकलती है, उसको हम लोग अघोष बोलेंगे। और जिसको बोलने में कम प्रेशर निकलता है उसे हम सघोष बोलेंगे। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर अघोष होता है। जैसे कि क ख ग घ अंग दिया है तो ये 5 अक्षर है, ख और घ ये दोनों अघोष हैं, और क ग अंग ये सघोष है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी बातें। तो जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, क ख ग घ, एक मिनट रुक जाए दोस्तों, एक मिनट। देखिए क ख ग घ अंग। तो देखिए इसमें से अब सघोष कौन सा, अघोष कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये जो महाप्राण है, तो सॉरी दोस्तों, ये देखिए महाप्राण, तो जो ये दूसरा और ये चौथा है ये महाप्राण होगा। और जो क और ग और अंग ये अल्पप्राण होगा। इसको बोलने में मुंह से प्रेशर कम लगता है। देखिए क बोलिए, क तुरंत बोल दे रहे हैं ख, तो इसमें से मुंह से हवा ज़्यादा निकली तो ये महाप्राण हो गया ख, और क अल्पप्राण हो गया। तो इस तरह से पता चल रहा है। तो ये ठ देखिए,
ट ठ, यानी दूसरा व्यंजन पर दूसरा वर्ड है, तो यानी ये हो गया महाप्राण। तो ये मूर्धन्य महाप्राण और अघोष है, तो इसका आंसर ठ सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से समवृत्त स्वर कौन सा? देखिए, समवृत्त, अपवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धसमवृत्त। अब ये समवृत्त विवृत्त आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 42 से है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से समवृत्त कौन सा है? तो समवृत्त बताइए कौन सा है? तो दो ही समवृत्त होता है। देखिए, ई और छोटी ई, केवल छोटी ई और छोटी ई, केवल दो समवृत्त होता है, तो इसमें से ई होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन शब्द में री, ये ऋषि वाला री है दोस्तों, ये ऋषि वाला री है, री की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताइए। देखिए, साफ साफ दिख रहा है दृष्टि में। क्यों? आप लोग को वर्ण विच्छेद आना चाहिए। अब दृष्टि का वर्ण विच्छेद हम लोग करेंगे, द जमा री जमा आधा श, फिर जमा ट जमा ई, ये सॉरी छोटी ई है। तो देखिए, इस तरह वर्ण विच्छेद होता है। आप लोग को जब तक वर्ण विच्छेद नहीं आएगा तब तक आप लोग को संधि विच्छेद भी करने में दिक्कत होगा। तो आप लोग को वर्ण विच्छेद आना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, इसमें री का मात्रा लगा हुआ है, तो इसका आंसर दृष्टि होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा? अभी अभी हम आप लोग को बताएं, KTMDO, KTMDO। तो एक क वर्ग है, एक च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये प वर्ग है। तो पूछा क्या है? च वर्ग। तो च वर्ग टी आ रहा है, टी से तालु, तो यानी ये तालु से, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, तालु से इसका उच्चारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए है, री है, ओ है, या फिर उ है? तो ये बताइए, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य, जो कंठ से और तालु दोनों से बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। और ये केवल दो होते हैं, ए और ए। ये कंठ और तालव्य दोनों से ये बोले जाते हैं, ए और ए, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठ और अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण भी अब आपको बताए हैं। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। तो इसमें से कौन सा व्यंजन कंठ से बोला जाता है और वो अल्पप्राण होता है? बताइए आप लोग। अभी अभी बताए हैं, तो बताइए आप लोग कौन सा व्यंजन है? तो ग है, क्योंकि ग तीसरा है, तो ये अल्पप्राण है, और ये कंठ से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क वर्ग में आता है, और क वर्ग हम किससे बोलते हैं? के से, यानी कंठ से। तो इसका आंसर ग सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो स हम कहाँ से बोलते हैं? स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु से। इसका आंसर, अब स कौन सा व्यंजन है दोस्तों? बहुत बार उसमें व्यंजन पूछ चुका है, तो ये स जो है ये उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन चार होता है, स, श, श और ह। ये चारों उष्म व्यंजन होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो श, श और ह आप लोग याद रखिएगा। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से। फिर अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनियाँ ना स्वर है ना व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? जो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? तो वो है अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होता है? तो अयोगवाह दो होते हैं, अंग
और अह, ये दोनों अयोगवा हैं, जिसको इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। तो आप लोग याद रखिएगा, दो हैं अंग और अह, जो अयोगवा होते हैं, ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण संभव नहीं है? संभव है दोस्तों, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जिनका उच्चारण कठिनाई से होता है, जो बालाघात होते हैं, या फिर जिनका उच्चारण स्वरों, ये स्वर है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो कौन सा? जिनका उच्चारण स्वरों, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे लिखिए क अगर है तो ये व्यंजन है, और इसको हम लिखेंगे जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क का, तो क जमा अ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये देखिए स्वर है, तो स्वर की सहायता से हम क बोलना है, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर सही होगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? देखिए अभी हम आप लोग को बताएं ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? श, स और ह। तो ये ऊष्म व्यंजन है ह। और देखिए अंतस्थ व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, लुंठित व्यंजन होता है। तो आप लोग व्यंजन और स्वर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पे आए हैं नए वो सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।